हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट की सीरीज़ लेकर आएँगे, जो भी केवीएस के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है केवीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम है, उसमें 2 पार्ट होंगे एग्ज़ाम में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन्स हम करेंगे, कुछ नहीं 40 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। देखिए पार्ट 1 में क्या-क्या आता है आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं। हिंदी 10 मार्क्स की आती है, इंग्लिश 10 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 5 मार्क्स की आती है, कंप्यूटर 5 मार्क्स का आता है और जीके या जिसको करंट अफेयर्स बोला जाता है वो 10 मार्क्स का आता है। तो टोटल 10, 10 ये 20 हो गए और ये 30 और ये 40। तो ये 40 हो गया और पार्ट 1 में इन क्वेश्चंस के अलावा 60 जो क्वेश्चन आते हैं वो सीडीपी के होते हैं प्रॉपर। तो ये 100 नंबर का पार्ट हो गया और पार्ट 2 में भी 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर का ईवीएस और 20 नंबर का मैथमेटिक्स आता है। ईवीएस हम आपको मोस्टली करा चुके हैं और थोड़ा बहुत जो रह रहा है वो हो जाएगा। आप हमारे साथ बने हुए हैं जैसे भी, और जो लोग आज नए आए हैं वो आज जाकर केवीएस पीआरटी ईवीएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाइए। केवीएस का जो ईवीएस है वो पूरा कवर करा दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। 60 क्वेश्चन तो वो सीडीपी के होते हैं, वो हम अलग सीरीज में लाएंगे। इसमें हम इन सारी चीजों के क्वेश्चंस करेंगे और ये हर कोई क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है। बाकी आप पैटर्न का वीडियो हमने पहले ही बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। उसको हम फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहेंगे, ये हमारा केवीएस का सफलता बैच चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब की बार केवीएस पार करना। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये 40 मार्क्स का आज हम कवर करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, बाकी आपको पता भी होगा। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं हिंदी 10 मार्क्स की और ये क्वेश्चंस हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाए हैं। हमने कोशिश करी है जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चंस बनाएं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी बेस में रखा गया है, मतलब उनको थोड़ा सा उनको रिसर्च करके उसके ऊपर करके बनाए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट पार्ट में हिंदी आएगी 10 मार्क्स की, टोटल हिंदी 30 मार्क्स की आएगी, टोटल इंग्लिश 30 मार्क्स की आएगी, क्योंकि सेकंड पार्ट में 20-20 मार्क की हिंदी इंग्लिश आनी है। थोड़ा सा इसका सिलेबस ऐसा ही है, वैसे आप सब तैयारी कर रहे हैं तो जान गए होंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, मतलब ये जो विराम चिन्ह दिया गया है इसका नाम क्या है। योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, बताइए। आपको पता भी होगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने मन में भी देते हुए चलेंगे। तो कोष्टांकित विराम चिन्ह का मान आपने बिल्कुल, सॉरी, नाम जो है आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका नाम है अर्ध विराम। तो बहुत सारी आपको बता दें, जैसे केवीएस के एग्जाम में बहुत कम टाइम है, तो आपको तैयारी को सिलेबस को उठा के और उसके क्वेश्चन से रिलेट करके करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सारे टॉपिक के बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज करने लग जाएं। जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चंस की बहुत सारी बातें बताते चलेंगे, इसलिए आपको बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो सूचक सॉरी किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द, जैसे कि पूर्व, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में, संयुक्त वाक्य के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो चीजें हमने बताई, ये अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग बताया कहाँ किया जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पंक्चुएशन का क्वेश्चन आ जाए, मतलब सही गलत का क्वेश्चन आ जाए, कि कुछ आपको सेंटेंसेस लिख दिए जाएं और फिर बताया जाए इसमें कौन सी अशुद्धि है। हो सकता है कि आ जाए, बाकी बताना हमारा काम है आपको। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं, बताइए कितने भेद होते हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से सामान्यतः क्रिया के कितने भेद हैं, 2। इसमें थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई, ACBD ABCD होना चाहिए था, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। देखिए अब आप बताइए, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद वो कौन से हैं।
हाँ, बिल्कुल सही, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगर सकर्मक और अकर्मक क्रिया में कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी सकर्मक और अकर्मक क्रिया का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर करने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सकर्मक आपको पता है जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक जैसे बिना जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि श्याम सोता है, ये अकर्मक क्रिया है। और अगर कहें कि एक मिनट, अगर कहें कि श्याम आम खाता है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में श्याम करता है और खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है। तो इसमें प्रश्न बना के देख लेते हैं कि श्याम क्या खाता है। आम तो इस तरीके के से कुछ मिलेगा। आप पूरा वीडियो, अगर सकर्मक अकर्मक का कुछ कंफ्यूजन है तो वहां जाके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है यही पूछ लिया जाए सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया से रिलेटेड। ठीक है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? बताइए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? बिल्कुल सही, आपको सही समझ आया। मक्षिका, बताइए किसका तत्सम शब्द है? हाँ, मक्खी का तत्सम शब्द है मक्षिका। ठीक है। मच्छर का तत्सम शब्द कौन सा होता है? बताइए, मशक होता है। तथा माटी का तत्सम शब्द क्या होता है? मृत्तिका होता है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कुछ इसी तरीके से रिलेट करके आए, इसीलिए आपको बोल रहे थे कि ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करिएगा। और कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? बताइए। कहानी शब्द का बहुवचन होगा कहानियां। बी होगा इसका। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको पता भी होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट की हिंदी थोड़ी सी इजी रहती है, सेकंड पार्ट की हिंदी में थोड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं। इजी सब कुछ होता है, बट आपको पढ़ के जाना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो बताइए, मिठास शब्द में प्रत्यय किसका है? तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आस क्या है? एक इच्छावाचक प्रत्यय है। ठीक है। और इससे बनने वाले शब्द क्या हैं? मिठास, प्यास, निकास आदि। ठीक है। और प्रत्यय आपको पता है जो पीछे जोड़कर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। आगे देखते हैं, कथित शब्द का विलोम क्या होता है? बताइए। हम्म कथित शब्द का विलोम क्या है? हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अकथित, जो कहा ना गया हो। ठीक है, क्योंकि कथित का मतलब क्या होता है? जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, और इसके विपरीत जो कहा ना गया हो वो क्या है? अकथित है। ठीक है। आगे देखिए, और जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य है, और जो कहने योग्य हो वो कथनीय होता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए, सूर्य के पर्यायवाची आपको पता होंगे। ठीक है, रवि, भास्कर, हंस, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि सारंग जो है, सारंग नहीं है सूर्य का पर्यायवाची। सारंग जो है मोर या सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सखई सहित हर्षी अतिरानी, सूखत धानु पर जानू, सॉरी पराजनु पानी। ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें ये नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन में अलंकार बताना है। ठीक है। तो अब बताइए, संभावना अलंकार है, विभावना अलंकार है, या उत्प्रेक्षा या श्लेष? हाँ, बिल्कुल सही, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्यान कर लीजिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाचक शब्द जिसकी पहचान क्या होती है? मनु, मानो, मनहु, जनु, जनहु, जानो, ज्यों आदि शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा?
हाँ, बताइए। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, दिग्दर्शन होगा, जो एक कैप पर हलंत लगाया हुआ है। और इसमें कौन-सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है? इसमें क्या हो जाता है, वो हलंत लग जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है वर्ड। बाकी आप थोड़ा-सा ये संधियों के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा। कोई कभी ये आ जाए कि प्रकार क्या है, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए पढ़ लीजिएगा। तभी हमने बोला हम आपको बताते चलेंगे जो भी हमें लगेगा कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है? अब देखते हैं, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, वे कल्पनाशील बनते हैं, उनका या फिर उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है, वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। तो आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। क्या है इसमें? वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं और वे कल्पनाशील बनते हैं, या फिर वह कल्पनाशील बनते हैं, बच्चे के लिए ही बोला गया है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः हो, या फिर वो बिना किसी उद्देश्य के पढ़ रहे हों, ये भी ज़रूरी नहीं है, या फिर वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है। तो अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट में हिंदी आएगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये 10 क्वेश्चंस किए, और सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे। मतलब जैसा कि एग्जाम में आएंगे, यहाँ तो हम आपको करा रहे हैं। अब हम इंग्लिश पर आ गए हैं। इंग्लिश भी फर्स्ट पार्ट में 10 मार्क्स की आएगी। ये क्वेश्चंस भी सिलेबस की आउटलाइंस जो हैं उसको ध्यान में रखकर आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप कीजिए, और आप भी थोड़ा सिलेबस को जाके पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करिए। और जो भी प्रॉब्लम आती है, बाकी हम तो यहाँ पे बताते हुए चलेंगे कि आपको करना क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा आपको समझाते भी चलेंगे। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और इसी बार अपना केवीएस का एग्जाम पार करके आइए, बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? तो ये सेंटेंस दिया गया है, दीज मैंगोज आर राइप। तो आपको बताना है कि किस तरीके का इसमें एडजेक्टिव यूज किया गया है। हाँ, तो आप बताइए कि इसमें किस तरीके का एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? क्वांटिटेटिव, और पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव। तो इसमें बताया गया है ये जो मैंगो हैं ये राइप हैं, यानी कि ये सड़े हुए हैं। बताइए। तो इसमें क्या किया गया है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन so that we know which specific person, place और thing is mentioned। ठीक है? यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट सेंटेंस है या टेंस है? दीज मॉडिफाइज नाउन मैंगोज, मतलब दीज क्या कर रहा है? मैंगो को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। और दीज इज यूज्ड एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है? दीज को कैसे यूज किया गया है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ठीक है? आगे देखते हैं। इन द फॉरेस्ट आई सॉ अ। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा? ऑफ डियर। तो बताइए क्या होगा? ये आपको आता भी है। इन द फॉरेस्ट आई सॉ अ हर्ड ऑफ डियर। तो देखिए, हर्ड मीन्स क्या होता है? ग्रुप होता है हर्बीवोरली मैमल्स का। ठीक है? और ऑफ अ सिंगल काइंड केप्ट टुगेदर और रिमेन टुगेदर एज ए ग्रुप, जो कि एक ग्रुप में रहते हैं। तो आप इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, जो हमारे जानवरों के ग्रुप्स हैं, इन सबको बहुत जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है इंग्लिश में। तो आप उनको सारे जाके देख लीजिए। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है। fill in the blank with the correct preposition। He killed 2 birds। अब देखते हैं डैश 1 stone। अब बताइए इसके साथ क्या आएगा? बाय आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा, या विद आएगा? बताइए क्या आएगा? बिल्कुल सही, इसके साथ आएगा विद। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब कोई औजार से किसी कार्य को कंप्लीट किया जाता है तो उसके साथ हमेशा विद प्रिपोजिशन का यूज होता है, भले ही वो पत्थर हो या कोई औजार हो। इसीलिए यहाँ पे विद आएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान कर लीजिए आप।
चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द पैसेंजर अलाइटेड द बस। अब आपको बताना है फॉर, टू, फ्रॉम, एट, क्या आएगा आप बताइए सोचकर अभी के अभी। हाँ, द पैसेंजर अलाइटेड फ्रॉम द बस। तो इसमें किस वर्ड का प्रयोग होगा? फ्रॉम द। जो पैसेंजर जो अलाइट किया है वो बस से किया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लाइटेड का मीनिंग आपको वैसे पता होगा, बता देते हैं। लाइटेड मतलब उतरना। जो पैसेंजर जो है वो बस से उतरा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, इसीलिए इसमें हमने फ्रॉम यूज किया है। आगे देखते हैं क्या है। वॉट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रू। हाँ, आपको बता दें, अगर आपको सेंटेंस जो टेंसेज होते हैं अगर उनमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जरा उनको कर लीजिए, बिकॉज टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी बहुत देखने के लिए मिले थे और इस बार भी सिलेबस में है। तो हो सकता क्या है हो कि शायद आए एग्जाम में। तो आप कोई भी कमी मत छोड़िए, कोई रिस्क मत लीजिए। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें ग्रू का प्रेजेंट क्या है। सिंपल प्रेजेंट में ग्रू की जो फॉर्म है वो कौन सी यूज की जाती है बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, ग्रो की जाती है, ग्रोथ नहीं की जाती है। ग्रो नहीं की जाती है, ग्रोज नहीं की जाती है। ठीक है, अब आप देखिए, जो ये है ग्रो है, ये वर्ब है और ये क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ग्रू क्या है? ये क्या होती है? ग्रू पास्ट है। ठीक है, ग्रोन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। और ग्रोज क्या है? सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब ग्रो। ठीक है, जब सिंगुलर प्लूरल की बात आती है, जब हम ग्रोज या ग्रो इस तरीके से लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन होता कि ग्रोज होगा, पर नहीं, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रो आएगा। ऐसे नहीं लगाना है कि आप ये सोच के लगाएं, ये तो भाई सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड करता है, अभी आपको ये चीज थोड़ी पता है, इसीलिए आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखिए, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव में है। तो दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, जो हमारे एक्टिव और पैसिव वाले। अगर उनमें भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो उनको जाके देख लीजिए। देखिए, कम समय में कुछ इसी तरीके से तैयारी कीजिए, जो टॉपिक है अगर उनमें कंफ्यूजन है उनके क्वेश्चन करिए। ठीक है, किस लेवल के आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या प्रैक्टिस से देखिए कि भाई हाँ, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं, द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग स्टोन्स, 20 lessons have been finished, the murderer hide the knife, the enemy will have sunk the ship by now। तो बताइए कौन सा इसमें इसका आंसर होगा, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा, एक मिनट, बिल्कुल सही, 20 lessons have been finished। ठीक है, हैव बीन के साथ क्या हुआ है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इस सेंटेंस में, इसीलिए ये क्या है? हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव पैसिव एकदम अच्छे से देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म आपको बतानी है दिए हुए सेंटेंस की। माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो बताना है इसका कौन सा ऑप्शन है। माई फ्रेंड आस्क्ड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, माई फ्रेंड सेड दैट यू मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, माई फ्रेंड requested that I must accept the gift, my friend insisted that I must accept that gift। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, आपने सोचा इसका आंसर होगा डी। अब ये जान लीजिए क्यों। देखिए, क्योंकि इसमें इम्फेसिस किया जा रहा है, इम्फेसाइज किया जा रहा है, बिकॉज मतलब जोड़ दिया जा रहा है। फ्रेंड ने जोड़ दिया मुझे कि तुम्हें ये क्या लेना चाहिए, ये गिफ्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, और दिस का दैट हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपको पता है। इम्फेसिस की वजह से हमारा क्या हुआ? इंसिस्टेड यूज हुआ और दिस को दैट में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कर लीजिए।
पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देयर आर शॉप नियर माई हाउस, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस, देयर आर अ शॉप नियर माई हाउस, देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस। तो बताइए, वैसे भी आपको शायद देखकर ही समझ आ रहा होगा इसका आंसर। देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस, ठीक है। देयर आर अ शॉप नहीं होगा भाई, एक शॉप की बात हो रही है। इज शॉप्स भी नहीं होगा, और देयर आर शॉप नियर माई हाउस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच इज नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, तो बताइए, लिंक लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, बताइए। हाँ, फॉरेन लैंग्वेज जो है इज नो लॉन्गर अ पोजिशन इन इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जैसा कि उसमें दिया गया है। आगे देखते हैं। fill in the blank with the most suitable adverb from those provided, ठीक है, जो प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से आपको प्रॉपर एडवर्ब बताना है, ठीक है। देखते हैं। इट टुक्स अस 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, तो बताना है नियरली, ऑलवेज, एनफ या नन ऑफ दिस। तो बताइए, ये तो आपको देखकर भी समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। नियरली, इट टुक्स नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, तो हमें नियरली कितना 5 hour का टाइम लगा एयरपोर्ट तक पहुंचने में, ठीक है। ऑलवेज नहीं आएगा, एनफ नहीं आएगा, नन ऑफ दीज, तो खैर इसमें नियरली फिट बैठ रहा है, तो नन ऑफ दीज का तो कोई मतलब नहीं है अभी। तो आपको समझ आ गया होगा क्यों नियरली आएगा और ऑलवेज क्यों गलत हुआ, क्योंकि टुक अस ऑलवेज नहीं सही बैठ रहा। एनफ भी नहीं, हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट है जिसमें कुछ जीके के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल सॉरी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। ये 10 marks का आएगा इस बार एग्जाम में। देखते हैं ये क्वेश्चंस भी कैसे हैं। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी या सर्वाम्पलिक, बताइए। बिल्कुल सही। पृथ्वी के भीतर की हलचल का किसके द्वारा? भूकंप विज्ञान के में अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है, और ये प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है, और इसीलिए समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में भी दिखाई देता है, ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जायद कृषि ऋतु तक होती है। जायद कृषि कौन सी ऋतु से कौन से ऋतु तक होती है, बताइए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। हाँ, तो इसका आंसर क्या है बताइए। आपने बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर है अप्रैल से जून तक होती है जायद की कृषि, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देख लीजिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल कब से कब तक होती है, जायद की फसल कब से कब तक होती है। वैसे मार्च से जून तक बोला जाता है जायद कृषि की ऋतु को, बट इसमें अप्रैल से जून दिया गया है, तो अप्रैल से जून को हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और फसलें कौन सी होती हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो बताइए कहाँ पर बनती है। हम्म देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, बताइए। हम्म बिल्कुल सही आंसर है इसका देवप्रयाग। जान लीजिए इसके बारे में। देवप्रयाग भारत में उत्तराखंड में स्थित है, और ये क्या है, एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, और इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। और मान्यता अनुसार यहाँ पर देव शर्मा नामक एक तपस्वी जी जो थे, उन्होंने कड़ी तपस्या की थी, और जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और गंगोत्री तो आपको पता ही है, गंगा का उद्गम स्थल।
आगे देखते हैं। इसीलिए बोल रहे थे कि आप ध्यान से सुनते जाइएगा, जो भी हमें लगेगा हम आपको बताते हुए चलेंगे। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? आपको देखकर ही समझ आ रहा है, चावल, रागी, जूट, गन्ना। देखिए, चावल के लिए भी नहीं होती है, गन्ना के लिए भी नहीं होती है, बचा रागी और जूट। तो आप इन दोनों में से बता दीजिए कौन सा होगा इसका आंसर। हाँ, बिल्कुल सही है इसका आंसर आपका। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, रागी है। जूट और रागी में से इसका आंसर रागी है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। ऐसी भूमि जहां पर वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम होती है, वहां बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए रागी क्या है? फसल उपयुक्त है, और यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाए जाने वाला एक मोटा अनाज है। ये मूल रूप से इथोपिया के उच्च इलाकों का पौधा है। भारत में लगभग ये 4000 वर्ष पूर्व लाया गया था। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, कोई भी बात छूटे ना, इससे रिलेटेड कोशिश की गई है। और इसी बार आपका केवीएस पार करके आना है आपको, क्योंकि ये क्या है, हमारा सफलता बैच है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन अक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कौन सा है? बिल्कुल, आप कुछ ऑप्शन देखिए। क्रोड संरक्षण, सुस्थानिक संरक्षण, अपस्थानिक संरक्षण या परिधीय संरक्षण। बताइए, एकदम सोच के बताइएगा आप इस आंसर को। हाँ, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है स्वस्थाने संरक्षण। सुन लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके वातावरण में प्रजातियों का जीवन अक्षम जनसंख्या का रखरखाव क्या है? ये स्वस्थाने संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जिसमें वनस्पतियों और जंतुओं को प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? बताइए। गहराई, ध्वनि, तापमान, वायु दाब। हाँ, बिल्कुल सही, ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल और इसको डीबी भी लिखा जाता है। और मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है, ये भी ध्यान कर लीजिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? हाँ बताइए, बिल्कुल सही, इसका आप देखते ही बता देंगे, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए। बिल्कुल सही, उन्होंने बोला था संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? संविधान की आत्मा होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के आधार पर मूल अधिकारों के प्रवर्तित करने हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षण। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ लीजिएगा थोड़ा इसके बारे में। किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया है? बताइए। अयोध्या उत्तर प्रदेश, राजसमंद राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात। हाँ, बिल्कुल सही, राजस्थान के राजसमंद में भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भगवान शिव की इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई जान लीजिए 369 फुट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, बहुत सारे चीजों का अभी अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, सारी चीजें याद कर लीजिए, बाकी हम तो यहाँ पे करा ही रहे हैं। हाल ही में चर्चित उद्धव उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, वाराणसी उत्तर प्रदेश या उज्जैन मध्य प्रदेश। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है, उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। और सुन लीजिए, ये एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत का उत्सव है। इस उत्सव का आयोजन जीवाजी विश्वविद्यालय एवं सिंधिया कन्या
विद्यालय ने संयुक्त रूप से किया। इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी या पीएनबी? बताइए। हाँ बिल्कुल सही। इसका आंसर है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए का पायलट टेस्ट लॉन्च किया है और यह डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये रीजनिंग है जो कि 5 मार्क्स की कवर होगी एग्जाम में। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, किस तरीके के आ सकते हैं। बाकी हमने प्रीवियस ईयर की एक सीरीज भी कराई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ईगर को 5179 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो कैडेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो पहले आपको बोल दूं, एग्जाम में जाओ तो आप ना शीट पे ये ABCD ये सब लिख लेना और उसके ऊपर नंबरिंग कर लेना। यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, पेन थोड़ा सही नहीं चलता है हमारा, तो इस तरीके से सारी नंबरिंग कर लेना। यहाँ पर हम नंबरिंग करने की कोशिश कर रहे थे आपको, ठीक है। तो और लिखना है इसी तरीके से, M के बाद फिर उसके नीचे N लिखना, OPQ। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट आपको इसको एकदम ऊपर नीचे करके लिखना पड़ेगा। आप जानते होंगे वैसे इस बात को, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे किया गया है, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा ये कैसे है। तो इसमें क्या है, सी का सॉरी जो हमारा ई है, ई किस स्थान पर है? 5 स्थान पर है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते तो हमें ई क्या है, 5th स्थान पर मिलता। ए क्या है, 1 प्लेस पर है। जी क्या है, 7 पर है। और ई फिर से 5 जगह पर है, सॉरी 5 प्लेस पर है। आर 9 पर है। तो कैडेट क्या क्या है, बहुत ही ईजी है, इसका भी नंबरिंग कर लीजिए। अब नंबरिंग यहाँ पे लिखी नहीं जा रही है, तो बट आप वहाँ पे एग्जाम में लिख लेंगे। तो ऐसे ही सी कौन से नंबर पर होता है, 3rd नंबर पर होता है। ए 1 पर होता है। टी आपको पता है किस नंबर पर होता है, 4 पर। और ई का आपको पता है 5 पर होता है। और टी हमारा किस नंबर पर होता है, 7। तो 3 1 4 5 7, तो इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखते हैं आगे है। कंप्यूटर को IVGF KNLX लिखा जाता है, तो टेलीफोन को क्या लिखा जाएगा? तो आपको देखना है कि क्या है। तो आपको यहाँ से अगर देखा जाए तो पता चल रहा है कि सी का जो उल्टा होता है वो क्या माना जाता है, एक्स को माना जाता है। जो उसके नीचे विपरीत अक्षर जो जाता है, आपने किए भी होंगे क्वेश्चन। तो ओ का क्या है, इधर देखते हैं। ओ का हमारा क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, ये 2 वर्ड हो गए हमारे। एम का क्या है, एन आ रहा है। इसीलिए बोल रहे थे कि आपको एग्जाम में जाके लिख लेना चाहिएगा, सॉरी लिख लीजिएगा। पी का क्या है हमारा, पी का आप बताइए क्या है, इसमें उल्टा जो है हमारा विपरीत अक्षर क्या है पी का? बिल्कुल सही। पी का हमारा उल्टा अक्षर क्या है, के है। ठीक है, इधर देखिए ये 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया कि जो ये वर्ड्स हैं, इनके जो ये वर्णमाला का जो तरीका है, अल्फाबेट्स लिखने का जो तरीका है, जो हमने बताया आपको क्या करने हैं, आधे इस तरीके से लिखने हैं और आधे एम से एम तक लिखने हैं, फिर एन उसके नीचे से लिखने हैं। फिर इनकी नंबरिंग भी आपको कर लेनी है, कभी कभी नंबर भी लिख सकता है। ठीक है, बट इसमें नंबरिंग नहीं लिखी है जैसे पहले में लिखी हुई थी। इसमें क्या किया है, सी को उसके उल्टे वर्ड से कर दिया है, एक्स से। ठीक है, ओ को उसके एल से कर दिया है, एम को एन से लिख दिया है। तो इसी तरीके से टेलीफोन का आप देखिए, टी का उल्टा क्या होगा, टी का हमारा क्या होगा बताइए, टी का हमारा उल्टा होगा जी। ठीक है, ये थोड़े आगे पीछे हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जब आप ठीक से लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ई का आपका क्या होगा देख लीजिए, ई का हमारा वी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होंगे हमारे सारे के सारे। तो इसका आंसर क्या होगा, VMLSKVOVG।
ठीक है, तो टेलीफोन। आप समझ गए होंगे, ABCD को लिखेंगे इस तरीके से और फिर उसके विपरीत अक्षर को देखेंगे। इसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ है। कभी कभी जो कंसेप्ट है वो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ABCD हम ऐसे लिख देते हैं और कोई कोई भी हो यहाँ पे KLMN कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा रूल फॉलो कर सकता है कि मिड वाला एक दूसरे का उल्टा हो, फिर ये इसका उल्टा हो, फिर ये इसका उल्टा हो, या फिर इसके और ये एक दूसरे का उल्टा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रहा है तो इस वजह से हम लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, बाकी समझ तो आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जिस तरह चीन का संबंध युआन से है, उसी तरह जापान का संबंध किससे है, बताइए। येन, सुशी, लीरा या फिर रैंड, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, येन। तो चीन का संबंध युआन से है, उसी तरह जापान का संबंध किससे है, येन से है। ये जापान की मुद्रा है और चीन की मुद्रा क्या है, युआन। आगे देखते हैं। निशा और दीपक एक विवाहित युगल हैं। आगे देख, एक मिनट। और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम तान्या है। वर्तमान में दीपक और निशा से 5 वर्ष बड़ा है और निशा तान्या की आयु से 3 गुना बड़ी है। यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे करे जाते हैं, जो पहले दिया होता है उनको लिख लेते हैं। तो तान्या को हम टी से कर रहे हैं, तो एज ऑफ टी क्या है, क्या दी हुई है, 10 ईयर दी हुई है या 10 वर्ष दी हुई है। ठीक है, अब देखिए निशा की वर्तमान आयु क्या है, एन से डिनोट कर लेते हैं निशा की वर्तमान आयु। क्वेश्चन में पढ़िए, निशा की वर्तमान आयु कितनी है, तान्या की आयु की 3 गुनी है, तो कितनी होगी, 3 × 10। देखिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इक्वेशन बनाते जाइए। तो 2 लोगों की एज पता चल गई है हमें, तान्या की और निशा की। तो दीपक की वर्तमान आयु, तो डी की आयु की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, दीपक एक विवाहित युगल है, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम तान्या है। वर्तमान दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। तो निशा की आयु तो हमने निकाल ली है, 30 वर्ष है, और दीपक 5 वर्ष बड़ा है उनसे। तो 30 + 5, तो दीपक की आयु कितनी होगी, 35 वर्ष या ईयर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, आप उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पहले जो जो चीज दी है उनको लिखते जाएंगे, अपने आप ही आपके इक्वेशंस बनते जाएंगे और आपका आंसर भी ठीक आ जाएगा। बस दिखने में बड़े होते हैं, वैसे इजी होते हैं। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बस इसके बाद 5 क्वेश्चंस और हैं, वो कंप्यूटर्स के होंगे। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। फिलो, FILO, KNQT, QTWZ, POWZ। देखिए सारा, देखिए इसीलिए बोला था कि आप ABCD जाके उस तरीके से लिख लीजिएगा, काफी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो लिखना, और बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जो फिलो है, जो FILO है, तो ABCD पे ही ये डिपेंड कर रहा है, ABCDEFGHI। तो F के जब आगे I आता है तो ये क्या होता है, 3 प्लेस आगे बढ़ता है। इसी तरीके से L जाते हैं, IJKL, तो ये 3rd प्लेस पे आता है फिर से। फिर MNO, OB +3 3rd प्लेस को फॉलो करता है। इसी तरीके से KNQT की बात करें तो ये भी 3 प्लेस का इसमें है, KLMN। ठीक है, N के बाद KLMNOP, Q भी 3rd प्लेस पे आया, और RST भी 3rd प्लेस पे आया। ठीक है, ऐसे QT
WZ। तो आपको बस एक बार पैटर्न पता चल जाए कौन सा फॉलो हो रहा है, तो ये भी 3-3 का प्लेस वो कर रहे हैं। आगे जा रहे हैं, आप पढ़ के आ रहा P है, वो क्या है हमारा, आप पढ़िए ABCDEFGHIJKLMNOP। तो O और P, तो O पहले आता है और P बाद में आता है, तो हमारा क्या हुआ, ये -1 प्लेस का अंतर हो रहा है। जो पहले वाला वर्ड है वो बाद में आ रहा है और बाद वाला वर्ड पहले आ रहा है। ठीक है, ये तो यहीं पे ही रूल जो है रॉन्ग हो गया, पहले से ही आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ आ पाया होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं कंप्यूटर का, ये भी 5 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनर के एक डैश बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 8, 16, 32, 64, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, तो इसका आंसर होगा 32 बिट। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का एक संख्यात्मक लेवल है। टीसीपी आईपी के डिजाइनों ने आईपी एड्रेस को 32 नंबर के रूप में परिभाषित किया है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4/IPv4 के नाम की प्रणाली आज भी प्रयोग में है। और ये जान लीजिए 1995 में 128 बिट वाले IPv6 का प्रयोग करके नए सिस्टम का विकास किया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछ ले, तो आपको बता देते हैं। आगे देखते हैं, विंडोज 10 क्या है, आपको पता है क्या है वैसे भी? एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या है, विंडोज 10 क्या है हमारा, एक मिनट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए संस्करण पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये 30 सितंबर 2014 को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, BIOS का पूरा नाम क्या है, आपको पता है बिल्कुल। बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट ऑपरेशन सिंबल, बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो बताइए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपको पता है, तो क्या है, कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है वो BIOS सॉफ्टवेयर से ही चलता है और ये कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है। ठीक है, ये है हमारा BIOS और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है। वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर या प्रोसेसर, तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही, वेब कैमरा, BCR बार कोड रीडर जो होता है तथा डिजिटाइजर एक हमारे क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो प्रोसेसर है वो इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित किया था, अब आप बताइए। गूगल ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, फेसबुक ने किया है या एप्पल ने किया है? हाँ बताइए, बिल्कुल सही, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग जो भाषा है हमारा किसके थ्रू किया गया है, बताइए। ये एप्पल के द्वारा किया गया है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा हमारा एप्पल के द्वारा बनाया गया है या विकसित किया गया है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में अभी कवर किए हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है, आपको जैसा भी लगा है दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम और भी चीज़ों के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो आपको कुछ समझ आया होगा सारी चीज़ें जो हमने बताने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को पूछने के लिए हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप क्या करिए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करके आइए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, पर पढ़ते रहिए, हेल्प भी करते रहिए।
सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पढ़ते भी रहिए क्योंकि ये जो 10 दिन है ना, इस 10 दिन में आपको इतना पढ़ना है, इतना अच्छा करना है, पढ़ना ही अगर आप पढ़ भी लिए ना अच्छे से, तो ये ही आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं भी किया, ठीक है? तो आपको कमर कस लेनी है, बिल्कुल भूल जाइए सब कुछ, पढ़ते रहिए, अपना केवीएस पार करके आइए, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।